जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो चलिए, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, कश्मीर के इतिहास को हम इस टाइमलाइन के जरिए स्टडी करेंगे। मतलब ईसा पूर्व से 2019 भारत के आज़ाद होने 1947 से लेकर 2019 तक का हिस्ट्री हम, जबकि कश्मीर में 370 हटाया गया, तब तक का हम हिस्ट्री इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, ये है ऋषि कश्यप। माना जाता है कि ऋषि कश्यप जो थे वो कश्मीर के पहले राजा थे और इन्हीं के नाम पे कश्मीर का नाम जो है कश्मीर पड़ा। और कश्मीर को ऋषि कश्यप ने अपने सपनों का राज्य बनाया। दोस्तों, और जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पोरस पे आक्रमण किया था, तब कश्मीर के जो राजा थे वो अभिसारेश थे। और कहा जाता है कि अभिसारेश और सिकंदर में मतलब युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद काफी मित्रता थी और सिकंदर ने ना केवल अपने राज को बनाए रखने की अनुमति दी अभिसारेश को, बल्कि उसे बढ़ा भी दिया। और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों को उत्तराधिकारी भी उसने नियुक्त किया। दोस्तों, अभिसारिस के बाद यहाँ पे अशोक का शासनकाल आया, यानी कि मौर्य साम्राज्य का हिस्सा कश्मीर बना और सम्राट अशोक के द्वारा ही श्रीनगर शहर का निर्माण किया गया। दोस्तों, उस दौरान बौद्ध धर्म काफी फला फूला। यहाँ पे कई स्तूप बनाए गए, मठ बनाए गए और बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया कश्मीर में। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं हमारे महान अशोक सम्राट, जिन्होंने चंड अशोक से अशोक महान तक का सफर किया। दोस्तों, बहुत ही महान राजा थे। मौर्य वंश के बाद कश्मीर पे कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क ने यहाँ पे शासन किया और इन्होंने कनिष्कपुर की शहर की स्थापना की यहाँ पे। और कनिष्क ने अपने राज्य के दौरान यहाँ पे चौथी बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया था। दोस्तों, और उसके राज के दौरान जो कश्मीर है वो बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों के लिए सीखने का बहुत बड़ा स्थान बना और यहाँ पे उस समय तक बौद्ध धर्म काफी फला फूला यहाँ पे कश्मीर में। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं बौद्ध धर्म का जो चौथा धर्म सभा हुआ था कश्मीर में। और कुषाण वंश के बाद यहाँ पे कश्मीर में हुनों ने शासन किया। दोस्तों, कहते हैं तोरामा के तहत अलचोन हुनों ने हिंदू कुश पहाड़ियों को पार किया और कश्मीर सहित पश्चिमी भारत के बड़े से हिस्से पे विजय प्राप्त किया इसने। और इन्हीं के बेटे थे मिहिरकुल। इन्होंने पूरे उत्तर भारत को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। तब जो मगध, जब ये जीतते हुए मगध पहुंचे तो वहां मगध में वालिद द्वारा इनका विरोध किया गया और आखिर में ये यशोधर्मन द्वारा ये पराजित किए गए मालवा में। और मालवा में हार का सामना करने के बाद मिहिरकुल कश्मीर लौट आए और जहां उसने राजा पर तख्ता पलट का नेतृत्व किया। फिर उन्होंने तख्ता पलट के बाद गंधार पर विजय प्राप्त की, जहां उन्होंने बौद्धों पर कई अत्याचार किए, उनके कई मंदिर नष्ट किए। मिहिरकुल के मृत्यु के बाद हुनों का प्रभाव फीका पड़ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हुनों ने जमकर बौद्ध धर्म पे अत्याचार किया, उनके मठ तोड़े, मंदिर तोड़े। आप देख सकते हैं किस तरह का अत्याचार उन्होंने किया था बौद्ध धर्म पे। अब यहाँ पे 7वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, जब कश्मीर में हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण विकास हुए। इसके बाद शताब्दियों में कश्मीर ने कई कवि, दार्शनिक और कलाकार पैदा हुए, जिन्होंने संस्कृति, साहित्य और हिंदू धर्म में योगदान दिया।
शैव शास्त्र के द्वैतवादी व्याख्या को अभिनव गुप्त ने 1975 से 1025 के बीच में उनको पराजित किया, जिन्होंने कश्मीर शैववाद पर कई दार्शनिक कार्य लिखे। और कश्मीर शैववाद को कश्मीर की आम जनता ने अपनाया और दक्षिण भारत में शैववाद को बहुत प्रभावित किया। और 8वीं शताब्दी में करकोटा साम्राज्य ने खुद को कश्मीर के शासकों के रूप में स्थापित किया। कश्मीर करकोटा के तहत एक शाही शक्ति के रूप में विकसित हुआ। और करकोटा साम्राज्य के उत्तराधिकारी ललितादित्य ने तिब्बतियों के खिलाफ एक सफल सैनिक अभियान का नेतृत्व किया था। फिर उन्होंने कान्यकुब्ज के यशोवर्मन को हराया। बाद में मगध, कामरूप, गौड़ा और कलिंग के पूर्वी राज्यों पे विजय प्राप्त किया। और ललितादित्य ने मालवा और गुजरात पर अपना प्रभाव बढ़ाया और सिंध में अरबों को हराया। उनके निधन के बाद अन्य राज्य पर कश्मीर के प्रभाव में गिरावट आई और राजवंश का अंत हुआ। तो यहाँ से करकोटा साम्राज्य का अंत हुआ। आप देख सकते हैं ये सन टेम्पल जो कि करकोटा साम्राज्य द्वारा बनाया गया था, बाद में मुस्लिमों ने इसे नष्ट किया। और करकोटा साम्राज्य के बाद यहाँ पे उत्पल वंश ने करकोटा का अनुसरण किया, मतलब उसके बाद उत्पल वंश ने यहाँ पे शासन किया कश्मीर में। और 10वीं शताब्दी में अस्थिरता ने शाही अंगरक्षकों को कश्मीर में बहुत शक्तिशाली बना दिया। अराजक तंत्रों के तहत नागरिक प्रशासन ध्वस्त हो गया और चक्रवर्मन द्वारा पराजित होने तक कश्मीर में अराजकता का शासन रहा। इसके बाद रानी डिंडा जो अपनी मां की ओर से उदय भंडारपुर के हिंदू शाही वंशज थी, 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शासक के रूप में पदभार संभाला और 1003 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन जो है लोहार वंश के पास चला गया। अब यहाँ पे कश्मीर में जो एंट्री होती है, यहाँ से लोहार वंश की एंट्री हो जाती है दोस्तों। और इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है दोस्तों। जो मोहम्मद गजनी है वो इस दौरान 2 बार आक्रमण कर चुका होता है कश्मीर पर, लेकिन दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ता है रानी डिंडा के द्वारा। लोहारा वंश का जो शासन था वो कोई खास नहीं था। बहुत वहाँ जनता जो था बहुत परेशान थी लोहारा वंश से। इनके शासन के दौरान भ्रष्टाचार बहुत था, दमनकारी नीतियां बहुत किया, कर बहुत ज्यादा लगाया गया। और लोहार वंश के जो अंतिम राजा थे जुलजू, वो कश्मीर छोड़ दिए, मतलब कश्मीर से भाग गए। तो वहां का जो बागडोर था, एक मंगोली प्रमुख ने कश्मीर पर बर्बर छापे के नेतृत्व किया, मतलब वो वहां पे अपना नेतृत्व बढ़ाया। और वहां पे कश्मीर में एक तिब्बती बौद्ध शरणार्थी रिचना, जो जुलजू के बाद जो लोहारा वंश के अंतिम शासक थे, उनके बाद जो रिचना था वो खुद को अपने आप को कश्मीर का शासक स्थापित किया। और रिचना का जो उत्तराधिकारी था उसका तख्ता पलट किया शाह मीर ने। और जो शाह मीर थे, जब उन्होंने तख्ता पलट किया और यहीं से कश्मीर में मुस्लिम धर्म का एंट्री हुआ। जब शाह मीर गद्दी पे बैठा, वो समय था 14वीं शताब्दी। यहीं पे इस्लाम धर्म धीरे धीरे कश्मीर का मुख्य धर्म बन गया और यहीं से इस्लाम जो है कश्मीर में पैर पसारा। यहाँ पे 1354 से 1470 के बीच में सुल्तान सिकंदर के अब्बाद के साथ अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और सुल्तान सिकंदर ने गैर मुसलमानों पे कर लगाया, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, मूर्तियों को नष्ट किया। इस तरह का बहुत सारे अत्याचार जो है यहाँ पे किया गया गैर इस्लाम पे।
जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। तो उनमें थे हिंदू थे और बौद्ध थे। और इस समय हिंदू का प्रभाव बहुत कम हो गया और उनकी भूमिका में काफी ज्यादा गिरावट आई कश्मीर में। अब इसके बाद दोस्तों कश्मीर में एंट्री होती है मुगलों की। मुगल जनरल मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत ने सम्राट हुमायूं की ओर से 1540 में कश्मीर पर आक्रमण किया और यहाँ पे मुगल का शासन कायम हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शियाओं, सफ़ी और सूफियों के उत्पीड़न और सूरी राजाओं के उकसाने के कारण एक विद्रोह हुआ जिसमें कश्मीर में तुगलक के शासन को उखाड़ फेंका। अब इसके बाद मुगल बादशाह जो थे वो कश्मीर को अपने नियंत्रण में ले लिया और वो उसे काबुल के सूबे में शामिल कर लिया कश्मीर को। और मुगल साम्राज्य के दौरान यहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ, महलों का निर्माण हुआ। मतलब मुस्लिम इस्लाम जो है काफी फला फूला। और यहाँ पे फिर वही गैर इस्लाम धर्म के साथ जो हिंदू थे, बौद्ध थे, उनके साथ जो है भेदभाव फिर होने लगा यहाँ पे। और जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो भी जो गैर इस्लाम धर्म के लोग थे कश्मीर में उनके साथ भेदभाव होता रहा और बर्बरता उनके साथ होते रहा दोस्तों। लेकिन जब मुगल सम्राट सम्राट औरंगजेब का निधन हुआ तो मुगल साम्राज्य के प्रभाव में गिरावट आई। और इसी वक्त 1738 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जो कि मुगल की पकड़ जो कश्मीर में थी उसको बहुत कमजोर किया नादिर शाह के आक्रमण ने। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है दुरानी एम्पायर की। जहां मुगल का जो पकड़ था कश्मीर पे कमजोर हो रहा था उसका फायदा उठाया अहमद शाह दुर्रानी ने और अफगान दुर्रानी साम्राज्य ने 1752 में कश्मीर पे अधिकार कर लिया। अब 1750 में अफगान के द्वारा नियुक्त जो गवर्नर थे जीवन सुखमल ने 1762 में वहां पे विद्रोह कर दिया था पराजित होने से पहले। और विद्रोह में सुखजीवन मल की हार हुई और हार के बाद दुर्रानी ने क्या किया, जो भी शेष हिंदू वहां पे थे उसका जबरन हत्या हुई, धर्मांतरण किया गया, उनसे जबरदस्ती उन पे कर लगाए गए, उनका मतलब बुरी तरह से दमन किया गया दोस्तों। और उन पे बहुत ज्यादा कर लगाया गया क्योंकि दुरानी एम्पायर जो कश्मीर से तो थे नहीं, ये तो अफगान से थे। तो इनका जो सबसे बड़ा जो आय था वो कश्मीर से आ रहा था और इसलिए आय को और बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कर लगाया गैर इस्लाम पे। और उसके बाद ये इस्लाम पे भी वहाँ पे कर लगा दिए दुरानी एम्पायर ने। और दुरानी एम्पायर ने 1819 तक कश्मीर को नियंत्रण किया, जिसके बाद इस क्षेत्र को सिख साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया। और दोस्तों यहां से एंट्री होती है सिख एम्पायर की। और जब सिख एम्पायर कश्मीर में आती है तो लोगों ने 400 सालों से मुस्लिम शासन को झेला था। तो उसके बाद उन्हें लगा कि एक गैर मुस्लिम शासक आया है, तो इन्होंने काफी स्वागत किया इनका सिख एम्पायर का। और इनके राजा थे महाराजा रंजीत सिंह। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये महाराजा रंजीत सिंह है और गजब के लीडर थे और बहुत ही महान राजा थे ये। यहाँ पे जब सिख आए तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम विरोधी कानून बनाए। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, उस समय जो था सिख एम्पायर में, उस समय गौ हत्या पे मौत की सजा दी सुनाई जाती थी। मतलब वहां पे मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया गौ हत्या पे उस समय 1820 के आसपास।
अजान पे प्रतिबंध लगाना, और वहाँ उस वक्त इन्होंने रूल लगाया कि सार्वजनिक जगह मुस्लिम जो है वो नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। कुछ जो इनके रूल आए वो इस्लाम के खिलाफ थे, और 1820 में जम्मू के राजा गुलाब सिंह नियुक्त किए गए, और जो गुलाब सिंह थे वो महाराजा रंजीत सिंह के राज दरबार में कुलीन थे। और जब ये जम्मू के राजा नियुक्त हुए तो अपने अधिकारी जोरावर सिंह के साथ मिलके इन्होंने सिख साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाया। इन्होंने लद्दाख और बाल्टिस्तान की भूमि पर भी कब्जा कर लिया। और 1845 में पहला आंग्ल और सिख युद्ध छिड़ गया, और गुलाब सिंह ने खुद को इस युद्ध से अलग रखने का प्रयास किया अपने आप को। और लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिख साम्राज्य को कश्मीर सिख साम्राज्य से कश्मीर का अधिग्रहण कर लिया। यानी कि जो सिख साम्राज्य था, मतलब कश्मीर था, वो अब ब्रिटिश के अधीन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, गुलाब सिंह ने कश्मीर की सभी भूमि को लगभग 75 लाख नानक शाही रुपए में खरीद लिया। और फिर अंग्रेजों ने पूरा जो कश्मीर की सत्ता थी वो गुलाब सिंह को लगभग 75 लाख नानक शाही में बेच दिया। यानी कि गुलाब सिंह ने खरीद लिया दोस्तों। और अमृतसर की संधि ने गुलाब सिंह को सिखों के प्रति दायित्व से मुक्त कर दिया और उन्हें जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना दिया। और यहाँ से गुलाब सिंह जो हैं वो जम्मू कश्मीर के महाराजा हुए, और इन्होंने ही डोगरा वंश का स्थापना किया था। आप देख सकते हैं ये महाराजा गुलाब सिंह हैं, इन्होंने डोगरा वंश की स्थापना की थी। गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे रणवीर सिंह वहां का महाराजा बने, और उन्होंने हुंजा गिलगित को अपने राज्य में शामिल कर लिया। रणवीर सिंह के पोते हरि सिंह जो 1925 में कश्मीर की सिंहासन पे विराजमान हुए, मतलब 1925 में जो जम्मू कश्मीर के राजा हुए वो हरि सिंह हुए। अब 1947 में जो था भारत आजाद हो गया। भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में, एक देश दो हिस्सों में बट गया। और उस समय जो थे भारत जो था वो छोटे छोटे रियासत में बटा हुआ था। तो अंग्रेजों ने कहा जो अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिलना तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, जो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में मिल जाए। तो हरि सिंह ने क्या कहा कि भाई हमें ना हिंदुस्तान में जाना है ना हमें पाकिस्तान में जाना है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपना अलग एक देश रहेंगे। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय लगभग कश्मीर की जनसंख्या तो जो थी वो 77% मुस्लिम थी और 20% हिंदू था। तो पाकिस्तान का हमेशा ध्यान रहा कि भाई ये मुस्लिम बहुल है, तो हम ये जो कश्मीर है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। उसकी हमेशा ये मंशा रही और हमेशा मतलब ये कोशिश वो करता रहा। लेकिन कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे वो डटे रहे कि नहीं, हमें ना पाकिस्तान में जाना है ना हमें हिंदुस्तान में जाना है। इसे तो अक्टूबर में 1947 में बहुत सारे जम्मू में विद्रोह हो गए। विरोधियों ने बहुत विद्रोह किए और मुसलमानों का संगठन बना के इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के आक्रमण करने के बाद जो महाराजा की सेना थी वो उनका सामना नहीं कर सकी। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने मदद देने के लिए राजी हुए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर आप भारत में आ जाते हो, यानी कश्मीर को भारत में शामिल कर देते हो,
तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। फाइनली राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए और भारतीय सैनिक ने कश्मीर में प्रवेश करके पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ दिया। और 1948 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर संघर्ष समाधान की मांग की और 1948 के अंतिम में जो है युद्ध विराम की सहमति बनी और यहाँ से कश्मीर में जो राजशाही शासन था उसका अंत हुआ दोस्तों। और 1949 में भारत सरकार ने हरि सिंह को जम्मू छोड़ने और एक लोकप्रिय राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता शेख अब्दुल्ला को सरकार सौंपने के लिए बाध्य किया। और 1951 में कश्मीर में आम चुनाव हुए जिसमें शेख अब्दुल्ला आए और 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त भी कर दिया गया और बख्शी मोहम्मद गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1962 में लद्दाख पे चाइना ने हमला कर दिया और इस दौरान जो है कश्मीर का कुछ हिस्सा लगभग 10% हिस्सा वो चाइना ने कब्जा कर लिया दोस्तों। फिर 1965 आया जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ दोस्तों। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह पराजित हुआ और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और 1972 में शिमला समझौता हुआ दोस्तों। और अब तक कश्मीर में जो है 370 लागू हो चुका था। इसके तहत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था। उसके पास अपना एक फ्लैग था और वहाँ के लोगों की अपनी नागरिकता थी और बाहर के लोग वहाँ पे जमीन खरीदने मतलब उसको स्पेशल दर्जा दे दिया गया 370 के तहत। और 1977 में चुनाव हुआ जिसमें शेख अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने और 1982 में इनकी मृत्यु हुई और 1986 के बाद जो है कश्मीर का हालत धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया दोस्तों। दंगे भर के और जो मुख्यमंत्री गुल शाह थे वो मतलब आग में घी का काम किया उनके भाषण ने और वो जो मंदिर और मस्जिद का मामला था वो भी आग में घी का काम किया कश्मीर के लिए। और 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो चुनाव हुआ उसे माना जाता है कि उसमें काफी धांधली हुआ जिससे जो कश्मीर के युवा थे वो काफी असंतुष्ट हुए और उन्होंने जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया। 1989 के दौरान कश्मीर में जो संघर्ष था वो बहुत तेजी से फैला क्योंकि वही वक्त था जब सोवियत संघ टूटा और अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों ने धीरे धीरे कश्मीर में घुसपैठ किया और उन्होंने आतंकवादियों को हथियार और प्रशिक्षण सब कुछ प्रदान किया और घाटी में आग में ईंधन का काम किया। और कश्मीर के इतिहास में काला दिन बोला जाता है दोस्तों कि 19 जनवरी 1990 की घटना विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिदों से ने घोषणा की कश्मीरी पंडित काफिर है और पुरुषों को कश्मीर छोड़ना होगा, इस्लाम में परिवर्तित होना होगा या उन्हें मरना होगा। जो कश्मीरी पंडित थे वो यहाँ से जाना चाहते थे तो उन्हें कहा जाता था कि तुम अपनी महिलाओं को यहीं छोड़ दो, हमें कश्मीर चाहिए तुम्हारे बगैर और तुम्हारी महिलाओं के साथ। और जो वहाँ के कश्मीरी मुसलमान थे उनको निर्देश दिया गया कि तुम पंडित के घर को मतलब चिन्हित करो कहाँ पंडित रह रहे हैं, कब वो जा रहे हैं। उन्हें जबरन धर्मांतरण के लिए प्रेशर दिया गया, उनका हत्या हुआ, रेप हुआ, मतलब कहा नहीं जा सकता कश्मीरी पंडितों के साथ कितनी बर्बरता हुई 1990 के दौरान घाटी में। और कहा जाता है कि पूरा सिस्टम
जो कहते हैं ना पूरे सिस्टम, जगमोहन वहाँ के गवर्नर थे, पूरा सिस्टम वहाँ पे करप्ट हो गया था। पुलिस नहीं रह गई थी और सरकार में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी वहाँ पे। और कश्मीरी पंडितों का बड़े संख्या में पलायन हुआ वहाँ कश्मीर से। कहा जाता है कि कम से कम 1.5 से 3 लाख लोगों ने कश्मीर को 1990 के दौरान छोड़ दिया और वो जम्मू में कैंपों में रहने लगे। जिनके हाथ जो आया, अपना घर जमीन सब कुछ छोड़ के रातों रात उन्हें अपना कश्मीर छोड़ के कैंपों में आना पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह की मार काट वहां पे मुजाहिदीनों ने मचाई थी। आप देख सकते हैं आज भी जो कश्मीरी पंडित हैं उनके घर किस तरह से वीरान हैं, और जो इतने आलीशान घर में रहते थे वो आज इस तरह के कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं दोस्तों। और उस समय की गवर्नमेंट ने, सरकार ने वहां पे रोकने का कोई कोशिश नहीं किया। आज कश्मीरी पंडितों पे बनाई गई फिल्म द कश्मीर फायर बहुत चर्चित है दोस्तों। कहा जाता है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो उस पिक्चर में दर्शाया गया है, उस फिल्म में दर्शाया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो उनके साथ हुआ वो कोई बुक या कोई मूवी उस चीज को बयान नहीं कर सकता है। उस चीज को अगर वो बयां करेंगे वो खुद ही करेंगे, क्योंकि कोई भी मूवी और कोई भी पिक्चर जो है किसी की दुख और दर्द को बयां नहीं कर सकता है। फाइनली 2019 में 370 जो था जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, वो वापस लिया गया भारत सरकार के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर से उसके राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। एक लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। और ये जो है 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। और ये मैप देख सकते हैं, ये आज का मैप है। ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये पीओके है। जब 1947 में जब यूएन ने समझौता किया था तो जहाँ पे जिसकी सेना थी वहीं रुक गई, तो ये पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ है पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। ये भी 3 हिस्से में है दोस्तों। ये हिस्सा गिलगिट हो गया, ये बाल्टिस्तान हो गया, और ये अपने आप को आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं। और इसमें से एक सक्षम वैली है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया है, और ये अक्साई चीन है। ये 62 के समय चीन ने कब्जा कर लिया था। इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और ये यूटी यूनियन टेरिटरी 1 और यूनियन टेरिटरी 2, यानी कि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया और ये लद्दाख है। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहाँ पे जो है केंद्र का शासन है दोस्तों। तो ये था आज के सेशन में, जहाँ पे हमने जाना कश्मीर के इतिहास के बारे में दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।